everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12 English. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश को चैप्टर इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको बाकी चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो, और अगर आपने इंटरव्यू चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से जाकर इंटरव्यू चैप्टर पढ़ सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। It is cowardly and vile, no respectable man would ask it, much less give it. Who is the speaker? ये लाइन किसने कही? आपको पता है हमने चैप्टर में इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ एंड बड़े बड़े जो राइटर्स के व्यूज़ पॉइंट है वो पढ़े हैं। अब कुछ राइटर्स थे जो हक में नहीं थे, फेवर में नहीं थे इंटरव्यूज़ के, उनमें से एक उन्हीं राइटर की ये लाइन कोट करके बताई गई है। आपको बताना है ये किसने कही थी। जैसे H.G. वेल्स ने एक लाइन कही थी, रुडयार्ड किपलिंग ने एक लाइन कही थी, और अलग अलग जो है हमारे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लाइन्स बोली थी। तो ये वाली किसने कही थी कि इंटरव्यू लेना बहुत कायरता का काम है, बहुत गलत काम है, ना ही कभी किसी को इंटरव्यू जो है वो जाके किसी से लेना चाहिए, ना ही कोई रिस्पेक्टेबल मैन कभी इंटरव्यू देगा। हु इज़ द स्पीकर? तो स्पीकर कौन थे इस लाइन के? रुडयार्ड किपलिंग थे, जो गाइस कौन थे? जंगल बुक के राइटर थे। ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर रेफर टू? स्पीकर किसको रेफर कर रहे हैं? स्पीकर इंटरव्यू के लिए। इट किसे कह रहे हैं? इट इज़ कवर्डली। किसको कह रहे हैं? वो इंटरव्यू को कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। हाउ डिड द स्पीकर एक्ट कॉन्ट्रैरी टू हिज स्टेटमेंट? और आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने बोला कुछ और करा कुछ और। ये बात कहने के कुछ समय बाद ही उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। तो आंसर क्या करेंगे हम? ही हैज़ कंडक्टेड एन इंटरव्यू हिमसेल्फ। आप पूरा इलैबोरेट करके लिख सकते हो कि ये बात कहने के आफ्टर सम ईयर्स उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, जबकि ऐसी बातें बोल रहे थे वो तो उन्हें नहीं लेना चाहिए था ना, बट कहने के बावजूद उन्होंने ऐसा करा। हु वॉज द विक्टिम देन? तो उस समय पे विक्टिम कौन होगा? उनके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू जब अगर किसी इंसान को लिया जाता है तो वो इंसान विक्टिम है। तो विक्टिम कौन बना था? मार्क ट्वेन बने। आंसर सिंपल करेक्ट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होता तो आप 1 मिनट में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, हायर लेवल वाले क्वेश्चन जैसे जैसे आजकल के पैटर्न में आ रहे हैं हमारे सीबीएसई के। तो लेट्स स्टडी। मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। ये उम्बर्टो एको जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं तो एक समय पर एक ही चीज़ कर रहा होता हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दैट वन थिंग। तो वो मुकुंद परमानंद पूछते हैं ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा करते हो? तो देन ही टोल्ड हिम कि मैं भैया अपनी एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ एंड ऑल दैट। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन क्वेश्चन बिलो, काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे समझने पड़ेगा अच्छे से। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या, इमेजिन दे वर इंटरजेक्शंस रेज्ड बाय द इंटरव्यूअर बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब ये कह रहे हैं, इमेजिन करो कि मुकुंद परमानंद जी ने जो वो कहते रहे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे। अगर कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए होते उम्बर्टो एको जी से, जब उन्होंने ये बात कही कि भैया मैं तो एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ, जितनी देर आप एलिवेटर से ऊपर आ रहे थे मैंने एक अपना आर्टिकल लिख दिया, इस तरीके की बातें जब वो कह रहे थे, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे करी जाती छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, वो 3 ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग हमें यहाँ बता रखी है 1 2 3 ऑप्शन में। तो ये 3 क्वेश्चंस अगर उनसे पूछे जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा बिल्कुल भी सही नहीं होगा? ठीक है, कौन सा यूजफुल होगा, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ABCD ऑप्शन गिवन है। अब इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला है रेलिवेंट नहीं है, यानी कि पहला वाला जो ये है ये रेलिवेंट नहीं होगा, दूसरा वाला एप्रोप्रिएट है, और तीसरा वाला अननेसेसरी है, बेफालतू का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? पहले हम ये 1 2 3 पढ़ेंगे कि ये क्या पूछा गया इनसे, और आपको जो रेलिवेंट लगेगा, जो इनअप्रोप्रिएट लगेगा, वो सब हम सोचेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट के बाद इन 3 क्वेश्चंस को देखो कौन से कैसे फिट बैठते हैं। पढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस को। If you are always doing the same thing, isn't your work lacking in originality? सोचो अगर कोई इंटरव्यूअर उनसे ऐसे पूछे कि अगर आप हमेशा सेम चीज़ें करते रहते हो तो क्या आपकी जो काम आप कर रहे हो उसमें ओरिजिनलिटी नहीं रही? तो क्या ये प्रश्न सही रहता उनसे पूछना? नहीं ना। दिस क्वेश्चन इज इनएप्रोप्रिएट, सही चीज़ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हाँ उनको वो चीज़ लाइफ में हेल्प करे, दैट ही इज डूइंग द सेम थिंग। वो अपने फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मेरे को फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, यानी कि मैं बहुत सोच विचार करता हूँ अलग अलग चीज़ों को लेकर। मेरे वो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट मैं अपनी जो है एकेडमिक वर्क में भी दिखाता हूँ, फिक्शन में भी दिखाता हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ बार बार। तो अब ये बात जब उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दी है तो ओरिजिनलिटी वाली बात पर कहना इनएप्रोप्रिएट रहेगा। अगला पढ़ते हैं। कुड यू एलैबोरेट ऑन दीज लार्जर एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट दैट इन्फॉर्म योर वर्क? अब ये क्वेश्चन आप देखो, अब वो क्या पूछ रहे हैं उनसे कि आप क्या, उम्बर्टो एको से एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? कुड यू एलैबोरेट, क्या आप एलैबोरेट कर सकते हो
क्या एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट है जो आप जिनके ऊपर आप अपना काम करते हो, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो अपना काम करने के लिए। तो ये कैसा क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन तो अच्छा है, रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन सही रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछना कि हाँ ऐसी बात तो पूछ सकते हैं ना उनसे कि वो कहना मैं फिलोसफिकल इंटरेस्ट अपने जो है उन्हें परस्यू करता हूँ, तो आप उनसे पूछ लो आप कहाँ से सोर्सेज हैं, क्या किस तरीके से आप अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट कैसे आप अपने परस्यू करते हो, इलेबोरेट करो। और हाँ, ये वे में आप पूछ सकते हो, दिस इज करेक्ट। बट ये कहना कि ओरिजिनल नहीं रहेगा, ये नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल राइटिंग्स हैपन इन एम्प्टी स्पेसेस, इनफैक्ट वाई डोंट आई टेल यू ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। अब भैया ये देखो, ये इंटरव्यूअर की तरफ से थर्ड क्वेश्चन क्या बताया गया है कि इंटरव्यूअर उनकी बात सुन के कि उन्होंने कहा मैंने एम्प्टी स्पेस में आर्टिकल लिख लिया, उनको कहने लगा अरे हाँ मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी ना इंटरव्यू तभी लिखता हूँ और मेरा सारा इंपॉर्टेंट काम कभी करता हूँ कब, एम्प्टी स्पेसेस में, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं गाइज, ये क्वेश्चन भी सही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नॉट रेलिवेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? C1, कि जो फर्स्ट वाला है ये गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, ये पूछना नहीं, गलत बात होगी ऐसे उनको कहना। अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट में अलग डिफरेंस है गाइस। अप्रोप्रिएट मतलब कि इस समय ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। रेलिवेंट मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें करने का एक इंसान से। तो ये वाली बात कहना कि आप सेम थिंग करो, ओरिजिनलिटी आप में नहीं रहेगी, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इतने रिस्पेक्टेबल मैन से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सेकंड वाला क्या है, ये रेलिवेंट क्वेश्चन था बिल्कुल कि आप इलेबोरेट करिए। अब थर्ड वाला इट्स नॉट रेलिवेंट, क्या बात है कि भैया मेरा भी ऐसे, दूसरे की बात सुन के आप कहने लग जाओ कि हाँ मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैं भी एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। तो करेक्ट आंसर विल बी C1। फर्स्ट वन जो है इनअप्रोप्रिएट है, सेकंड वन रेलिवेंट है एंड थर्ड वन इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, अब बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। अब ये जो आपने ऊपर पढ़ा उम्बर्टो एको जी का पूरा पैरा एक्सट्रैक्ट, अगर इसको एक टाइटल देना हो तो कौन सा टाइटल इनमें से अप्रोप्रिएट नहीं होगा? तो यहाँ 4 टाइटल गिवन, इनमें से कौन सा टाइटल सही नहीं होगा? द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ उम्बर्टो एको, ये बिल्कुल हो सकता है टाइटल, क्योंकि उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस की रेलिवेंस बताई, कितने हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिग एक्सपोज, एको सीक्रेट रिवील्ड, अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक्सपोज वर्ड लिखा है, एंड एक्सपोज कोई दूसरा इंसान कर रहा होता है एक इंसान को ज़्यादातर। ठीक है, कि एक बंदे ने फलाने बंदे को एक्सपोज कर दिया, उसकी असलियत बाहर। यहाँ तो उम्बर्टो एको जी अपनी असलियत खुद ही बताने कि भैया मैं तो एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ। तो एक्सपोज किस बात का हो गया? उन्होंने तो अपना सीक्रेट खुद ही बताया, ऐसा थोड़ी किसी और ने आके उनका सीक्रेट एक्सपोज करा, नहीं ना। एक्सपोज वर्ड, इसलिए यहाँ टाइटल ये वाला आप नहीं बैठेगा। अगला पढ़ लेते हैं फिर भी हम। आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, एकोज। एकोज, यही बात कि एको जी ने क्या कहा कि मैं तो हर काम हमेशा वही काम रिपीट करता रहता हूँ, ये भी हो सकता है टाइटल। उम्बर्टो एको, मिस्टर प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, थोड़ा वर्ड मीनिंग्स की जानकारी रखना जरूरी है आपकी बार के इंग्लिश एग्जाम के लिए, तो ये आप बताना। करेक्ट आंसर क्या? बिग एक्सपोज। रीजन बता दिया, एक्सपोज क्यों करा भैया? एक्सपोज तो शायद कोई और बंदा किसी और की सीक्रेट विक्रेट रिवील करते हैं, हाँ तो उम्बर्टो एको जी ने खुद अपने बारे में सब कुछ बताया, तो इट्स नॉट एक्सपोज, तो बी वाला बिल्कुल गलत होगा। I work in empty spaces. Choose the option that most accurately captures echo's ideas of empty spaces. अब ये 4 आइडिया गिवन है, उन्होंने क्या कहा था, मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम करता हूँ, तो इन चारों में से कौन सी चीज़ उस पर सूट करती है? मैनेजमेंट ऑफ टाइम, हाँ ये जरूर है गाइस, यानी कि वो एम्प्टी स्पेसेस में काम करे, यानी कि वो अपने टाइम को मैनेज करे, खाली समय में फोन पे टाइम वेस्ट करने की जगह ही वो सेटिंग इज आर्टिकल, तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, क्या वो कुछ स्पेस बना रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर जहाँ रहते कि जगह बना लूँ कुछ सामान रखने की? नहीं ना, इट्स नॉट रिलेटेड टू इट। फिलोसफिकल इंक्लिनेशन, यानी कि उन इतनी गहरी सोच रखते हैं गाइज वो, कि उन्होंने एक अपने खाली समय को ऐसा यूजफुल बना लिया कि भैया फिलोसफिकल इंटरेस्ट वाला आदमी ऐसे काम कर सकता है। तो थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। कमांड ऑफ थॉट, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि आपको ये 4 बता दिया, अब इन चारों में से कौन से 2 सही हैं, उन वाले ABCD ऑप्शन पे टिक लगाए, ये ऑप्शन 1 एंड 2 है, 3 एंड 4 है, 1 एंड 3 है, सेकंड एंड फोर्थ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम और भी पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ का होगा फर्स्ट वन सही था, देखो क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ टाइम करा और ये उनकी फिलोसफिकल इंक्लिनेशन थी। तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, अभी देखते हैं इसे। Umberto Eco states that empty spaces actually fill spaces and without them the universe would be the size of human face। ये तो उन्होंने कहा ही था कि empty spaces actually fill करती है spaces को, और उसके बिना universe हमारे face जितना बन जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। He also goes on to say that it is an interstice such as waiting which is the dictionary defined as a time for pause that he works। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं तो interstices में काम करता हूँ। अब इंटरस्टाइसेस में अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो इंटरस्टाइज मतलब होता है ब्रेक लेने का समय, पॉज लेने का समय, और वो उसी समय में काम कर रहे हैं। दैट इज पासिव वेटिंग विच इज एसेंशियली एक्टिव राइटिंग टाइम। चूज द लिटरेरी डिवाइस दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट एको डज। तो आपको एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस ढूंढना है जो एको जी जो काम कर रहे हैं उसको डिफाइन कर रहा है कि वो
एम्प्टी स्पेसेस में काम कर रहे हैं, वो इंटरस्टाइज में काम। इंटरस्टाइज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एक पॉज लेने का एक जो है, आप कह सकते हो एक ऐसा समय है जिसमें आप रेस्ट करो, आप वेट करो, आपका खाली टाइम है, बट वो उसी टाइम में इतना इंपॉर्टेंट वर्क कहते हैं मैं अपना सारा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है, कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस पे सूट बैठेगा कि वो चीज़ है एक चीज़ के लिए बट वो कर उसमें कुछ और रहे हैं। ठीक है, वो है वेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पॉज का टाइम है, बट वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, सारे काम वो ज़्यादातर उसी में कर लेते हैं अपने। तो व्हाट इज दिस, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे? जस्ट पोजिशन है, आयरनी है, ऑक्सीमोरॉन है, सिंबलिज्म है। तो ऑक्सीमोरॉन और सिंबलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइसेस की वीडियो देखी उन्हें पता ही होगा, क्योंकि मैंने ऑक्सीमोरॉन और सिंबलिज्म उसमें समझाया था। ये बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप वो वीडियो जाकर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आयरनी एंड जस्ट पोजिशन, इसको पढ़ते हैं। तो जस्ट पोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस यहाँ आप देखो, जस्ट पोजिशन होता है द एक्ट or an instance of placing two or more things side by side often to compare or contrast। यहाँ पे compare और contrast जब किसी चीज़ों के बीच में शो करना होता है तो यूज़ होता है जस्ट पोजिशन। बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन, कोई कंट्रास्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल बात बोली गई है कि जिस समय को खाली समय माना जाता है, डिक्शनरी अकॉर्डिंग जैसे एक वेटिंग टाइम माना जाता है कि खाली समय आप वेट कर लो, रिलैक्स कर लो, पॉज का टाइम है, उस समय में हमारे उम्बर्टो एको जी इतना अपना कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर लेता हूँ। मैं तो उस समय में अपना काफ़ी सारा इस एम्प्टी स्पेसेस में जिसमें लोग वेट करते होंगे, जैसे उन्होंने कहा ना आप एलिवेटर से जब घर में मेरे ऊपर आ रहे थे तो दिन मैंने आर्टिकल लिख दिया, तो वो अपने इंपॉर्टेंट काम इस एम्प्टी स्पेसेस में कर रहे हैं जहाँ लोग उस समय में कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये क्या शो करता है? तो गाइस ये चीज़ शो करिए आयरनी। अब आयरनी क्यों करिए आप देख सकते हो, बिकॉज ही कॉल्स मैक्सिमम वर्किंग टाइम एज द एम्प्टी स्पेसेस। इंटरस्टाइसेस मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। बट वो क्या कर रहे थे, वो इस एम्प्टी स्पेस में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा रहे थे। वो अपने मैक्सिमम वर्किंग टाइम को क्या कह रहे थे, मैं तो इंटरस्टाइसेस में अपना सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। तो इतने समथिंग आयरनी मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो होती कुछ है और हो कुछ और जाए, आपने सोचा कुछ और हो कुछ और जाए। तो हमारे उम्बर्टो को कर ही ऐसा रहे थे। इंटरस्टाइज वर्ड अगर आप सोचोगे तो मतलब क्या होता है, डिक्शनरी अकॉर्डिंग पॉज लेने का समय। तो आप सोचोगे कि भाई उम्बर्टो को जी इसमें सांस लेके आराम से बैठ के टीवी देखते होंगे इंटरस्टाइसेस के टाइम पे, बट इंटरस्टाइसेस के टाइम पे वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे अपना सबसे ज़्यादा काम। वो अपना मास्टर वर्क जितने भी करते थे, मैक्सिमम वर्किंग जितने भी करते थे, वो इस इंटरस्टाइज में कर लेते थे। तो दिस इज आयरॉनिकल। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इंटरस्टाइजेस में चिल करते हैं, वो काम कर रहे थे, तो आयरॉनिकल है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखा ना कैसा अलग से टाइप का क्वेश्चन था। चलो जिस थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें भी हम प्रो हो जाएंगे। अब ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी अगले पे चलते हैं हम। सॉल बेलो हु कंसेंटेड टू बी एन इंटरव्यूअर, Saul Bellow, who consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। तो ये पढ़ा था हमने, सॉल बेलो कहते हैं बहुत बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया, बट उन्हें लगता था उन थंबप्रिंट्स है उनकी विंड पाइप पे, ठीक है, बोझ रखता था उन्हें जब इंटरव्यू देते थे, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो चलो पढ़ते हैं उनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब डेनिस ब्रायन्स ओपिनियन ऑन इंटरव्यू? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब डेनिस ब्रायन ने इंटरव्यू के ऊपर क्या बोला था वो एक्सट्रैक्ट में गिवन है, अगर आपको याद ना हो तो। वैसे तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, हमने ये भी जाना था उनके क्या व्यूज़ थे। अब उन्होंने जो कहा है, अब उसको आप इन 4 ऑप्शंस में से किस पे बिठा सकते हो? सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है अपीजिंग, यानी कि वो इंटरव्यूअर को क्या कह रहे हैं। अपीजिंग मतलब होता है कि ऐसी किसी इंसान को ना काम करना, कोई बहुत गुस्से में उसको बड़ा काम करना हो, टू मेक हिम लेस एंग्री, उस चीज़ को बोला जाता है अपीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है यूटिलिटेरियन, यानी कि एक चीज़ जो प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है उसके लिए यूटिलिटेरियन वर्ड यूज़ करा जाता है। अप्रूविंग मतलब वो शो कर रहे हैं सपोर्ट उस चीज़ के लिए, या प्रेजिंग या उसे वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। तो अब आप लाइन पढ़ लो इंटरव्यू के लिए जो डेनिस ब्रायन ने कही थी। अब आपके अकॉर्डिंग वो उसको एडमायर कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, वो उसे प्रैक्टिकल यूजफुल कह रहे हैं, या वो किसी का गुस्सा कम करने के लिए कह रहे हैं, क्या आपको सही लगता है? ठीक है, पढ़ते हैं आप लाइन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेड अस through one man asking question of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence। तो वो यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं डेनिस ब्रायन ये कह रहे थे कि इंटरव्यू में देखो क्या होता है, एक इंसान बैठ के सामने वाले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता है, ठीक है। और उस समय में उस इंसान के पास, यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा पोजीशन होती है, बहुत सारी पावर होती है। क्यों? क्योंकि वो उन लाखों लोगों के सवाल पूछ रहा होता है जो वो लाखों लोग नहीं पूछ सकते डायरेक्टली अपने आइडल से, जिन लोगों को पसंद करते हैं उनसे, या जिनका भी वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्टली वो नहीं पूछ सकते। तो एक मिडिलमैन होता है इंटरव्यूअर, वो उनके क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा होता है। तो उस समय उस इंटरव्यूअर पे बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। तो एक तरीके से वो इंटरव्यू को सपोर्ट करें कि हाँ, इंटरव्यू के थ्रू यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम बाहर निकलवा सकते हैं। एक इंसान के बारे में जानना है तो इंटरव्यू जब होगा तो सिर्फ जो इंटरव्यूअर है वही उसके बारे में नहीं जानेगा, जो लाखों लोग उस इंटरव्यू को पढ़ रहे होंगे वो भी उसके बारे में जानेंगे। तो वो इंटरव्यू की तारीफ करने और उसे यूजफुल कह रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है?
तो क्या वो अपीजिंग कहना चाह रहे हैं इंटरव्यू को कि इंटरव्यू किसी का गुस्सा कम कर देगा, समथिंग लाइक दैट? नहीं ना, ये ऐसा कोई सेंस यहाँ नहीं बन रहा है। यूटिलिटेरियन मतलब एक चीज़ वो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत यूजफुल है, हाँ वो ये कह रहे हैं इंटरव्यू को कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लाखों लोगों के क्वेश्चन जो है एक इंटरव्यू पूछ लेता है, तो इट्स वेरी यूजफुल थिंग। तो यूटिलिटेरियन कहना चाह रहे हैं वो इंटरव्यू को। अप्रूविंग मतलब शो करना सपोर्ट, तो हाँ गाइज ये भी आंसर होगा, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा कि काफ़ी सारे हमने ओपिनियंस ऐसे देखे जो इंटरव्यू के सपोर्ट में नहीं थे। अब ये डेनिस ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं, तो अप्रूविंग बहुत सही है। अब बात करें हम प्रेजिंग, प्रेजिंग मतलब वो तो किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ़ें करना। अब वो यहाँ इंटरव्यू की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो हमें कुछ एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने कि हाँ हम खुद से कहेंगे कि हाँ नहीं इंटरव्यू सही चीज़ है। वो इंटरव्यू को बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे कि एक टाइप की आर्ट है एंड ऑल दैट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था ना, कुछ लोग इंटरव्यू को आर्ट कह रहे थे। डेनिस ब्रांड कोई आर्ट नहीं कह रहे, कोई एडमायर नहीं कर रहे इंटरव्यू को, वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं भाई इतनी यूजफुल चीज़ है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी द यूटिलिटेरियन एंड अप्रूविंग, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड एंड द थर्ड वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल बेलो, interviews are like thumbprints on his windpipe. What emotion might describe such an image? thumbprints उनकी windpipe पे क्या इमोशन डिस्क्राइब करें? वो सैड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, पेन में होते हैं, फियर में होते हैं। कैसा लगता है उन्हें इंटरव्यू देते हुए? ये क्वेश्चन आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड सही आंसर आप चेक कर सकते हो, मैंने पिन कमेंट में पिन कर दिया है। कैसा लगता था उन्हें इंटरव्यू देते हुए? डेनिस ब्राइन स्टेट्स दैट इंटरव्यू ऑक्यूपाइज अ पोजिशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस एज। अब आपको ये ना कोटेशन पूरी करनी है, तो आंसर नंबर 1 में कोटेशन पूरी हो चुकी है, ऊपर से देख के भी आप ये कोटेशन पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये वही गिवन है जो हमारे को एक्सट्रैक्ट में गिवन है। तो करेक्ट आंसर A1 एज एवरीथिंग रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ वर्ड सर्विसेबल इंप्लाइज दैट इंटरव्यूज आर। अब ऊपर लिखा था कि इंटरव्यू बहुत सर्विसेबल है, इसका मतलब क्या? इंटरव्यू सिग्निफिकेंट है, पावरफुल है, एडवांस्ड है, यूजफुल है। तो सर्विसेबल मतलब आपकी हेल्प कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड जब हमारे को होती है, देयर आर मेनी सर्विसेज इन आर सोसाइटी, तो वो सर्विसेज हमारे लिए क्या होती है? यूजफुल होती है। तो इंटरव्यू सर्विसेबल है मतलब सर्विस यूजफुल है, हमारे काम का चीज़ है इंटरव्यू। इफ यू वांट टू नो समवन, तो आप अगर उनका कोई इंटरव्यू है तो वो पढ़ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो यूजफुल आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। माई अमेरिकन फिलोसोफर सेड while she loved my book she didn't expect to sell more than 3000 copies। तो ये उम्बर्टो एको जी की और जो मुकुट मनन की बात ही वहाँ से है कि वो कहते हैं मेरी तो अमेरिकन पब्लिशर को भी लगा था कि 3000 से ऊपर कॉपीज़ नहीं बिकेंगी, बट मिरेकल कर देती है मेरी ये बुक। वही वाली लाइन्स है। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन? उम्बर्टो एको जी है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डिड अमेरिकन पब्लिशर थिंक ऑफ स्पीकर्स नॉवल? अमेरिकन पब्लिशर की क्या सोच थी? उनकी सोच ये थी, शी डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल इज। उनके अकॉर्डिंग ह्यूज सक्सेस उनकी नॉवल की क्या थी? इम्पॉसिबल लगती थी उन्हें, श्योर थे वो एक फैक्ट थी, या एक मिस्ट्री थी? तो उनके अकॉर्डिंग मिस्ट्री थी, उन्हें खुद ही नहीं पता था ऐसे कैसे नॉवल इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। व्हाट डू यू थिंक वॉज द कंटेंट ऑफ द नॉवल? क्या कंटेंट था उनकी नॉवल का? ये इतना डिस्क्लोज नहीं था हमारे को चैप्टर में, बट मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट इज गिवन इट डेल विद मेडिवल हिस्ट्री, इट हैड सुपरफिशियल एंड ट्रैश मटीरियल, मतलब बेकार मटेरियल था, ऐसा नहीं है। इट हैड द डीप वेरिड एंड थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल, नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज इट डील विद मेडिवल हिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। विच पीरियड ऑफ द टाइम डज राइटर नॉवेल्स रिलेट टू? कौन से टाइम से रिलेटेड थी? मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिल एजेस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। करेक्ट आंसर मिडिल एजेस, ये हमें चैप्टर में बताया गया था। अब हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के ऊपर। सम माइट मेक a quite extravagant claims for it being the highest form of source of truth। तो ये इंटरव्यू के ऊपर ही बात लिखी गई है जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से, कि कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू बहुत बेहतरीन चीज़ है, आर्ट है, ये है, वो है, और कुछ कहते हैं कि ये उनको डिमिनिश कर देता है। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। What is most likely reason some people consider the practice of interview to be an art? अब क्यों कुछ लोग कहते हैं, आपको बताने इन 4 ऑप्शंस में से, कि इंटरव्यू लेना एक आर्ट है। तो ये 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं। फ्लुएंसी ऑफ वर्ड की वजह से, सेंसिटिव एंड केयरफुल हैंडलिंग की वजह से, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की वजह से, प्रोबिंग एंड फोकसिंग ऑन डिटेल्स की वजह से। किस वजह से लोग कहते हैं कि इंटरव्यू एक आर्ट है? चलते हैं। रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद इट्स इंटरफेस। सेलिब्रिटीज फील दैट इंटरव्यू डिमिनिशेस देम। अब यहाँ एक लाइन गिवन है, सेलिब्रिटीज फील करते हैं कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश कर देता है। अब ये डिमिनिश को आपको रिप्लेस करना है। ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और ये मार्किंग स्कीम का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सेलिब्रिटीज़ को लग रहा है इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश कर देता है, तो आप इस चीज़ को किससे रिप्लेस करोगे? क्या लगता होगा सेलिब्रिटीज़ को, अगर जो सपोर्ट नहीं करते इंटरव्यू को, वो कह रहे हैं डिमिनिश कर देता है, मतलब क्या है? देख सकते हो हमारे को सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम में क्या गिवन है, दैट सेलिब्रिटी फील्स दैट इंटरव्यूअर्स मेक देम अपीयर ऑर्डिनरी, या फिर उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है वो, या वो उनको वीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन देखना है आपको। सेलिब्रिटी डोंट कंसर्न टू बी इंटरव्यू, सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देना नहीं चाहते। इंटरव्यूज इंक्लूड
द प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटी, इंटरव्यूज़ उनकी प्राइवेट लाइफ में इंट्रूड यानी कि ज़बरदस्ती इंटर करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा गाइज इसका? तो करेक्ट आंसर विल बी द D1, दैट सेकेंड इज द रीज़न फॉर द वन। सेकेंड इज द रीज़न फॉर द वन। इंटरव्यू जो है कभी कहीं ना कहीं तरीके से ऐसा हो जाता है कि कभी प्राइवेट लाइफ के ऊपर सेलिब्रिटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो आंसर नहीं करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो इस वजह से क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ डोंट कंसर्न टू इंटरव्यू। सेकेंड वन कॉज है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू देने को मना कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड इज द रीज़न फॉर वन, या आप कह सकते हो सेकेंड इज द कॉज फॉर वन, क्योंकि कुछ लोगों को प्राइवेट लाइफ के आंसर नहीं देने होते तो वो इंटरव्यू देने से मना ही कर देते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया फिर क्या करेंगे वहाँ बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एंटोनियम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एंटोनियम पता है ना, यानी कि जो अपोजिट होता है उससे आपको रिप्लेस करना है। सम सेलिब्रिटीज हेट द आइडिया ऑफ हैविंग टू गिव एन इंटरव्यू बिकॉज इट मेक्स देम फील लाइक सपोर्टर्स। तो इसका आपको एक्सट्रैक्ट में से अपोजिट ढूंढना है। करेक्ट आंसर इज विक्टिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर्स व्यू ऑन इंटरव्यू इन द एक्सट्रैक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डैश। आपको बताना है जो भी हमारे ऑथर ने, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने जो कुछ भी इंटरव्यू के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया है वो किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स पे बेस्ड है, हाइपोथेसिस पे, बिलीफ्स पे, सुपरस्टिशंस पे। करेक्ट आंसर फैक्ट्स पे है, क्योंकि उन्होंने हमें फैक्ट बताए, H.G. वेल्स ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। बर्डर जी का भी जो इंटरव्यू है वो असलियत पे बेस्ड है, तो वो हमें फैक्ट्स बता रहे हैं। करेक्ट आंसर विल बी द D1 फैक्ट्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर द इंटरव्यू। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे बाकी चैप्टर्स के। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट।